नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये जो वीडियो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बैरेक्ट से जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट चलता था, उसको बदल करके अब बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है, जो 2023 में बन के तैयार हुआ था और 2024 में 1 जुलाई को इसको लागू किया गया है। इसमें टोटल 170 सेक्शंस देखने को मिलेंगे और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते थे वो सभी इसमें देखने को मिलेंगे। तो बगैर किसी देरी के हम इस चीज को शुरू करते हैं। आगे सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि हमें पता ही है कि इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाता है, जो 2023 में आपको बन के तैयार हो गया था। ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए इसके अध्याय 1 में, जिसमें जनरली क्या होता है, कुछ प्रारंभिक चीज़ें और साथ में परिभाषाएँ देखने को मिलती हैं। हमें यहाँ पे परिभाषाओं को समझना होगा, तब जाकर के हम इस साक्ष्य अधिनियम को समझ पाएँगे। तो सबसे पहले धारा 1 जैसे कि सभी बैरक्ट में बताती है कि विस्तार को बताती है, नाम बताती है और कब से शुरुआत होती है, सब बताती है। तो इसमें भी बताया गया है कि इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाएगा। ये पूरे भारत पे लागू होगा। साथ में केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी, तब से ये लागू होगा। तो उसने अधिसूचना जारी किया था कि भाई 1 जुलाई 2024 से ये लागू होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। धारा 1 इतनी सी बात करती है, जो सब जगह पे देखने को मिलता है। अच्छा, इसने किसको रिप्लेस किया? तो इसने रिप्लेस किया है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट को। जो आपका पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 को, इसको इसने रिप्लेस किया है। चलते हैं धारा 2 में, ये आपकी डेफिनेशंस यानी परिभाषाएं दी गई हैं। मेरा मानना ये है सभी लोगों से कि धारा 2 में दी गई जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें। एग्ज़ाम यहीं से निकलेगा आप लोगों का। इसके अलावा अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं कि कौन सी चीज़ें आपके एविडेंस होंगी, कौन सी नहीं होंगी, कैसे मानी जाएँगी, अलग-अलग उसमें कुछ तर्क होंगे, लेकिन धारा 2 की परिभाषाएँ सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इन पे अच्छी पकड़ बना के रखना है। तो एक क्लॉज़ क्या कहता है देखते हैं। एक क्लॉज़ में कोर्ट की परिभाषा दी गई है, जिसको हम अदालत या न्यायालय बोलते हैं। तो पता होना चाहिए अदालत से तात्पर्य उस न्यायिक संस्था से है जो साक्ष्य लेने और मामलों का निर्णय करने का अधिकार रखती है। तो 2 पॉइंट पता होने चाहिए कि अदालत वो होगी जो साक्ष्य लेने की क्षमता रखती हो। साक्ष्य कोई भी नहीं ले सकता। कौन ले सकता? अदालत। और मामलों का निर्णय देती हो, उसको हम अदालत कहते हैं। ये कौन से सेक्शन में? 2A में है। 2A में क्या है? अदालत की परिभाषा। क्लियर? उसके बाद 2B क्लॉज आता है, जिसको कॉन्क्लूसिव प्रूफ कहा जाता है, निर्विवादित प्रमाण। ऐसा प्रमाण जो अगर किसी एक ने मान लिया है तो दूसरे को भी मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप 10वीं की मार्कशीट दिखा करके वोटर आईडी बनवा रहे हो कि हम 18 साल के हो गए हैं। तो 10वीं की मार्कशीट अगर आपकी डीओबी की प्रूफ है, तो वोटर आईडी बनाने वाले को इसको निर्विवादित मानना पड़ेगा। इसमें यह नहीं बोलेगा कि नहीं, मुझे तो जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये चीज़ होती है निर्विवादित प्रमाण। समझते हैं? जब कानून यह कहता है कि कोई तथ्य किसी अन्य तथ्य का निर्विवादित प्रमाण है, तो इसका मतलब है कि वह एक प्रमाणित हो गया है तो दूसरा को मानना ही पड़ेगा। उसे गलत साबित करने की अनुमति नहीं देगी। मतलब 10वीं की मार्कशीट को अगर डीओबी का प्रूफ मान लिया गया है, तो कोई उसको इस तरीके से इनवैलिड नहीं कर सकता कि हम इसको नहीं मानेंगे, इसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र लेके आना है। तो ये निर्विवादित हो जाता है कि कोई विवाद नहीं कर पाओगे आप, या कंक्लूसिव नहीं कर पाओगे, आपको मानना पड़ेगा। अगर एक ने माना है जो विधिक है, तो आपको भी मानना पड़ेगा। है ना? ये उदाहरण दिया गया यदि कानून कहे कि जन्म प्रमाण पत्र आयु का निर्विवादित प्रमाण है, निर्विवादित मतलब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो कोर्ट को उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। तो हमें पता चल गया निर्विवादित प्रमाण 2 क्लॉज के आपके बी सेक्शन में देखने को मिलता है, धारा 2 के बी क्लॉज में। तो उसके बाद ये है तीसरा वाला जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज की परिभाषा पूछी गई है। तो अभी तक हम लोगों ने जो समझा था, ये बिल्कुल इतर दस्तावेज किसे कहेंगे यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। तो देखिए, कोई भी जानकारी हो
या कोई भी संदेश यानी कि सूचना हो, जो मतलब कोई जानकारी या संदेश जो किस फॉर्मेट में हो, या तो अक्षरों में लिखित हो, या अंकों में लिखित हो, या किसी ने चिन्हों के माध्यम से लिखा हो, या किसी ने भाई रिकॉर्डिंग यानी ध्वनि माध्यम से हो, या कोई चित्र हो, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कह सकते हो सोशल मीडिया की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो, डिकोडेड हो, कोडेड हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, है ना? डिजिटल हो यानी कि फ़ोटो के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो, जिफ फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, है ना? भौतिक तरीके से अभिव्यक्त किया गया हो, भौतिक तरीके से मतलब में उसको या तो सामने रिप्रेज़ेंट किया गया हो और जिसे देखा भी जा सके या पढ़ा जा सके या सुना जा सके, वो सभी को हम क्या कहेंगे? दस्तावेज़ कहेंगे। तो दस्तावेज़ की बात सीधी कहिए किसी भी जानकारी या संदेश को हम दस्तावेज़ कहेंगे, वो इन फ़ॉर्मों में किसी भी फ़ॉर्म में हो, चाहे वो अक्षरों में है, अंकों में है, चिन्हों में है, ध्वनि में हो या इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्मेट में हो। इतनी सी बात डॉक्यूमेंटेशन की हो जाती है कि इसको दस्तावेज़ कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे हाथ से लिखा गया कोई पत्र हो या कंप्यूटर के अंदर की कोई फ़ाइल हो या वीडियो की गई कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो या कोई भी ईमेल का एक ईमेल लेटर हो। ये सभी आपके दस्तावेज़ मान्य होंगे सेक्शन 2 के सी क्लॉज़ के अंतर्गत। क्लियर? अब समझते हैं डिस्प्रूव्ड यानी कि अस्वीकृत क्या होता है। जब किसी तथ्य का अस्तित्व असत्य और असंभावित प्रमाणित कर दिया गया हो, मतलब किसी भी तथ्य को असत्य करार दे दिया हो यानी कि गलत करार दे दिया गया हो, है ना? असत्य प्रमाणित कर दिया गया हो और इस पर विश्वास करने का कोई विवेकशील व्यक्ति स्वीकार ना करे, मतलब कोई भी इसको सही ना माने, तो उसी को क्या बोलेंगे? अस्वीकृत करना है, डिस्प्रूव्ड करना होता है। हम तुम्हारी इस चीज को या किसी भी दस्तावेज को अस्वीकृत कर रहा है क्योंकि ये वैलिड नहीं है। जैसे कोर्ट में किसी बात को झूठा या गलत साबित कर दिया जाए तो वह अस्वीकृत मानी जाएगी। सीधी सी बात है, जिस चीज को हम आपको वैलिड नहीं मान रहे वो अपने आप इनवैलिड हो जाती है, उसी को हम डिस्प्रूव्ड बोलते हैं कि ये प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, डिस्प्रूव्ड डी में है, इतनी सी बात है। एविडेंस ई में है ना? एविडेंस किस में? ई में है। ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, पता होना चाहिए एविडेंस किसे बोलते हैं, यानी कि साक्ष्य किसे कहते हैं। तो समझते हैं साक्ष्य के बारे में। गवाहों द्वारा अदालत में कही गई कोई भी बातें, यानी कि जो गवाह हैं उनने कोई भी बातें की हैं जो मौखिक रूप से भी हो सकती हैं, है ना? या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से भी अगर वो हो सकती हैं। समझ रहे हैं बात को? गवाह ने कोई भी बातें मौखिक तौर से की गई वो भी एविडेंस हो गए आपके, और जो आपके द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश किए गए हैं उन्हें भी हम क्या कहेंगे? साक्ष्य यानी एविडेंस कहेंगे। तो गवाह और आपके जो भी दस्तावेज हैं दोनों मिला करके हम उनको साक्ष्य यानी कि एविडेंस कह देते हैं। इतनी सी बात क्लियर रहनी चाहिए। एविडेंस का मतलब मौखिक साक्ष्य यानी कि जो गवाह पेश कर रहे हैं वो भी एविडेंस में आएंगे, और जो हम सबूत के तौर पे कोई दस्तावेज पेश कर रहे हैं वो भी साक्ष्य में आएंगे। तो दोनों चीज साक्ष्य में आएंगी, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। जैसे गवाही और कागजी डिजिटल प्रमाण जिन्हें अदालत में पेश किया जाता है वो सभी एविडेंस कहलाते हैं। अब फैक्ट एफ में, एफ क्लॉज में फैक्ट देखने को मिलता है जिसको तथ्य बोलते हैं। हमें जैसे पता है तथ्य क्या होते हैं, फैक्ट क्या होते हैं? किसी भी चीज को साबित करना, उसके पीछे कुछ फैक्ट चेक किए जाते हैं कि ये सत्य है असत्य है, तो उसी को हम फैक्ट कहते हैं। जैसे जैसे कोई भी वस्तु का स्थिति या मानसिक अवस्था जो किसी के अनुभव में आए और प्रमाणित की जाए, है ना? किसी के अनुभव में आए या प्रमाणित की जाए। देखें कैसे? जैसे राम का दिल्ली में होना कैसे प्रमाणित किया जाएगा? कि या तो किसी ने देखा होगा, किसी के अनुभव में आया कि मैंने आँखों से देखा वो दिल्ली में था, वो दिल्ली में ही देखा, तो अनुभव में आ गई बात, है ना? या मान लो कोई ऐसे एविडेंस प्रमाणित मिल जाए, उसकी टिकट मिल जाए या दिल्ली में किसी जगह की तस्वीर मिल जाए, तो ये सभी क्या हो जाती हैं? तथ्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तथ्य हो जाते हैं। तो तथ्य को साक्ष्य से थोड़ा-सा हट के समझना है, किसी व्यक्ति के अनुभव में आए या उस चीज़ को प्रमाणित किया जाए कि ऐसा हुआ था, तो वो तथ्य हो जाते हैं। इतनी सी बात है, वो फैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, जी में देखने को मिलता है फैक्ट एंड इश्यू यानी कि विवादित तथ्य की बात की गई है।
कौन से तत्व? जो आपके केस में मुद्दे में आ गए हैं, उनको विवादित तत्व कहा जाता है। मतलब वे तत्व जो किसी मुकदमे के निर्णय के लिए आवश्यक हो जाते हैं, जिनका पक्षकारों के बीच विवाद होता है। सीधी-सी बात है, जो विवादित बिंदु होते हैं, उन विवादित बिंदुओं में कुछ ऐसे तथ्य हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, आपके बिल्कुल जो मुकदमे को एक दिशा दे रहे होते हैं, तो विवादित बिंदु वाले वो तथ्य हो जाते हैं। जैसे हत्या के मुकदमे में यह है कि आरोपी ने वार किया या नहीं, एक विवादित तथ्य है। सीधी-सी बात है, आरोपी ने वार किया होगा, इसका मतलब वो सज़ा के लिए माना जाएगा कि उसको सज़ा दी जाएगी। अगर उसने वार ही नहीं किया, वार किसी दूसरे ने किया, वो आगे खड़ा था, इसका मतलब वो विवादित तथ्य है कि भई उसने नहीं किया वार। इस पे अब क्या एविडेंस होंगे, एविडेंस होंगे, साक्ष्य देने होंगे कि हमने किया, नहीं किया, तो तथ्यों के आधार पर ही साक्ष्य को पेश किया जाएगा। बढ़ते हैं एच में प्रिज्यूम यानी कि हम अनुमान कर सकते हैं। कौन? कोर्ट। किसी भी चीज को कोर्ट जब अनुमान करता है तो में प्रिज्यूम हो जाता है। देखें, जहां कानून कहे कि न्यायालय किसी तत्व को अनुमान कर सकता है, वहां अदालत चाहे तो उस तत्व को सही मान सकती है या प्रमाण भी मांग सकती है। कभी कभी हमने देखा, कोर्ट में कोई भी हियरिंग चल रही है, उस हियरिंग के दौरान उनको लग रहा है कि यहाँ एक बात तर्कसंगत हो सकती है, हम इसको प्रिज्यूम कर ले रहे हैं कि ये सही है, और उसके खिलाफ अगर एविडेंस किसी ने पेश कर दिया, नहीं ये बात तो गलत थी, तो कोर्ट उसको भी मान लेती है, लेकिन तुरंत में उस चीज को, तो यह कोर्ट को स्वतंत्रता मिलती है, चाहे तो मान ले चाहे तो सबूत मंगा ले। तो मैं प्रिज्यूम यानी कि अनुमान कर सकती है कि अभी हाल में हम मान रहे हैं। ठीक है। आई क्लॉज बोलता है नॉट प्रूव्ड यानी कि अप्रमाणित। मतलब जो कोई भी तथ्य ना तो प्रमाणित हो, ना ही कि अस्वीकृत हो, तो वो अप्रमाणित हो जाए। सीधी बात, बीच में हो, ना वो प्रमाणित हो, है ना, कि भाई ये प्रमाणित हो, ना उसको हमने तुम्हें अस्वीकृत किया कि ये गलत भी है। तो अब जो ना प्रमाणित हुआ ना अस्वीकृत हुआ, और जो बीच में रह गया उसी को बोलेंगे अप्रमाणित यानी कि नॉट प्रूव्ड। जब किसी तत्व को ना प्रमाणित कर पा रहे हों, ना स्वीकृत कर पा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट प्रूव्ड। आपका वो तथ्य है यानी कि फैक्ट है। जैसे अगर किसी साक्ष्य से यह सिद्ध ना हो कि आरोपी ने हत्या की है या ना की है, तो उसने नहीं की है, तो ये नॉट प्रूव्ड होगा। अब किसी एक एविडेंस से ये चीज चेक नहीं कर पा रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने हत्या की है या ना की है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया है? मामला फंस गया है, तो उसको अप्रमाणित मानने की, किसको? साक्ष्य को, उस एविडेंस को। बढ़ते हैं आगे। जे क्लॉज में देखने को मिलता है प्रूव्ड यानी कि प्रमाणित। शब्द से ही समझ में आ रहा है, किसी तत्व को प्रमाणित कहा जाएगा जब किसी भी पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य को न्यायालय को सच प्रतीत हो या उस कोर्ट पर विश्वास कर ले। सीधी सी बात है, किसी भी तत्व को तब प्रमाणित कहा जाएगा जब न्यायालय उस चीज को सत्य मान ले। तो न्यायालय किसी भी चीज को सत्य मान ले, तब इसी को हम क्या मानेंगे? प्रमाणित मानेंगे। सत्य मानने के लिए वो उसको क्या कराती है? क्रॉस चेक कराती है, फैक्ट चेक कराती है, सभी चीजें चेक कराती है। जैसे कोई बात या तथ्य जब साक्ष्य से साबित हो जाए, तो कोर्ट उसे सच मानने के लिए वह प्रमाणित कह देती है कि अब ये प्रमाणित बात हो गई है। समझते हैं कि क्लॉज में रिलेवेंट यानी कि प्रासंगिक की बात की गई। अगर कोई तथ्य तभी प्रासंगिक होगा जब अधिनियम की धाराओं में ऐसा कहा गया हो। प्रासंगिक का मतलब है कि भाई इस धारा में कोई बात की गई, उनमें कुछ तथ्य दिए गए, उन तथ्यों को ही उठा करके हमने बताया कि धारा में बताया गया है कि 5 या 5 से प्लस लोग ही हैं, तभी जाकर के उसको हम डकैती बोलेंगे। तो क्या प्रासंगिक बात हो गई है। जैसे जैसे यह कानून में कहा कि कहे कि वह केस से संबंधित है, तो वही प्रासंगिक माना जाएगा। प्रासंगिक का मतलब रिलेवेंट, कि उस चीज से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। एक और आपकी धारा कह सकते हो आई क्लॉज में देखने को मिलती, शैल प्रिज्यूम यानी कि अनिवार्य अनुमान। यानी कि जहां कानून कहे कि न्यायालय अनुमान लगाए, वहां कोर्ट को उस तथ्य को तब तक सही मानना पड़ेगा जब तक कि उसे गलत गलत साबित ना कर पाए। सोचने वाली बात है, कहने की बात है। कोर्ट ने बोल दिया कि हमने इस 10 को 5 मान लिया,
जब तक मानेंगे जब तक तुम उसको 5 को गलत साबित ना कर दो। तुम बोलो नहीं 5 नहीं 5 10 नहीं होते हैं, तो तुम गलत साबित करके दिखाओ तब तक हम उसको सही मानेंगे। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं सेल्फ प्रिज्म, यानी कि कोर्ट को उस बात को सही मानना ज़रूरी होता है, लेकिन उसे गलत साबित करने का मौका दूसरी पार्टी को दे देते हैं। जैसे यदि दस्तावेज़ सरकारी मोहर से है तो कोर्ट मानेगी कि वो असली जब तक कि उसे कोई इसे झूठा साबित ना कर दे। इतनी सी बात है सेल्फ प्रिज्म की, यानी कि हम उसको अनिवार्य रूप से अनुमान लगा रहे हैं कि ये चीज़ें सही है। बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे अध्याय में, जहाँ पे तथ्यों की प्रासंगिकता की बात की गई, यानी कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट बोला जाता है। ये 3 से लेकर के 50 धाराओं में यहाँ दिया गया है। ये एक बड़ा सेक्शन है, तो आसानी से इसको हम धीरे-धीरे समझते हैं। तो धारा 3 क्या कहती है, चलिए। विवादक सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य। समझिए, विवादक का मतलब होता है जो विवाद के अंतर्गत कोई तथ्य है। किसी विवाद में कोई तथ्य है ना। तथ्य का मतलब है कि विवाद में कोई भी ऐसे तथ्य हैं, फैक्ट हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, किसको सुलझा सकते हैं। तो विवाद, इसको ही विवादत बोलते हैं, है ना। विवादत और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य, यानी कि संगत लग रहा हो, समझे। कोर्ट उन्हीं तथ्यों को देखेगी जो सीधे विवाद से जुड़े हुए हों या किसी विवादित मुद्दे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। कोर्ट सभी साक्ष्यों को थोड़ी ना देखेगी, सभी तथ्यों को थोड़ी ना देखेगी। कोर्ट सभी तथ्यों को कोर्ट सभी तथ्यों को नहीं देखेगी, है ना। कोर्ट सभी तथ्यों को नहीं देखेगी, कोर्ट उन्हीं तथ्यों को देखेगी जो विवाद से जुड़े हों और किसी विवादित मुद्दे से जुड़े हों। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे अगर आरोप है कि राम ने श्याम को चाकू से मारा, तो राम उस समय मौके पर था या नहीं, ये क्या हो गया है, विवादित तथ्य हो गया है। अगर मौके पर होगा इसका मतलब तभी तो वो मारेगा। तो पहला तथ्य क्या हो गया है, विवादित तथ्य, कि भाई राम ने मौके पर था तभी तो उसने मारा होगा। दूसरी बात क्या, सुसंगत तथ्य की बात हुई कि राम के पास चाकू मिला। ये भाई सुसंगत हो गया, उसने मारा पहली बात, क्या वो मौके पे था, उसके बाद फिर चाकू मिल गया, तो भाई सुसंगत हो गया है कि भाई हाँ वास्तव में वो वहां पे मौजूद था। दोनों चीजों को चेक किया जाएगा धारा 3 के तहत। धारा 4, एक ही लेन-देन से जुड़े तथ्य, यानी कि एक ही घटना या लेन-देन की श्रृंखला से जुड़े तथ्य सुसंगत होते हैं, भले ही अलग-अलग समय पर हुए हों। समझे बात को, क्या बात है कि अगर ए ने बी को धोखा देकर पैसा लिया, फिर बैंक में जमा किया और अगले दिन सामान खरीदा, ये सारे तथ्य एक ही लेन-देन से जुड़े हैं। कहने की बात है, एक ही घटना या लेन-देन की श्रृंखला से जुड़े तथ्य सुसंगत होते हैं, भले ही अलग-अलग समय पर हुए हों। मतलब ये कहने की बात की गई है कि किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर के पैसे ले लिए, ठीक है। फिर पैसे लेने के बाद उसी पैसे को बैंक में जमा कर दिया, फिर अगले दिन वैसा उसने सामान खरीद लिया। तो क्या मतलब है, वो सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ रही हैं। कैसे जुड़ रही हैं, तुमने अब ये बोल रहा है कि हमसे पैसा ले गया अभी, अब भी बोला नहीं हमने ले लिए, अब भी भाई बैंक में भी वही पैसे जमा करके आ गया और कुछ बचे पैसे उसने सामान भी खरीद लिया। तो भाई एक ही लाइन में सब चीज़ें हो रही हैं। अब भी ये प्रूव करे कि हमने इससे नहीं ली, क्योंकि तुमने बैंक में जमा किए, तुमने सामान भी खरीदा, ये चीज़ें तुमने कैसे की? पैसे कहाँ से आए? अब पैसे का सोर्स नहीं बता पाओगे तो ये कहीं न कहीं रिलेवेंट हो रही हैं चीज़ें कि इन्हें कहीं न कहीं एक के साथ हुआ है धोखा और उसी से पैसे लिए हैं। तो धारा 4 यही बताती एक ही लेन-देन से जुड़े हुए फैक्ट के बारे में। धारा 5, अवसर, कारण, प्रभाव वाले तथ्य, यानी कि फैक्ट। समझे? किसी घटना के होने की परिस्थिति, यानी कि अपॉर्चुनिटी, मोटिव या अफेक्ट सब सुसंगत होते हैं। कहने की बात है, किसी भी घटना की परिस्थिति, कारण और अफेक्ट, तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेवेंट होती हैं, जुड़ी होती हैं, यानी कि सुसंगत होती हैं। कैसे समझेंगे, उदाहरण समझते हैं। अगर एक्स ने बाई की हत्या की, तो एक्स को बाई से बदला लेने का कारण था, है ना, क्या था, कारण था, यानी कि मोटिव था। एक्स ने बाई की अगर हत्या की है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, मोटिव होगा। तो वही चीज होती है मोटिव, एक प्रासंगिक बात हो गई है, यानी कि रेलेवेंट बात हो गई है।
कि कोई मोटिव था उसका, है ना? मोटिव था इसलिए तो उसने हत्या की है। तो वो रिलेवेंसी ढूँढी जाती है जब भी एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है कि कोई मोटिव था या नहीं था। तो ये धारा 5 उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही है कि कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई मोटिव, कोई फैक्ट, ये सभी चीज़ें किसी भी तथ्य यानी कि फैक्ट को ढूँढने में मदद करती हैं।